पत्रकारों ने, सीएमएचओ के अलग अलग बयान हुए हैं और उसके बाद ये जानकारी निकली है कि वाकई में जहां गांव के अंदर जो मृत्यु दर जो होती थी उससे 5 से 7 गुना ज्यादा है। सरकार कहती है कि पिछले 1.5 महीने में यानी 1 अप्रैल से लेकर 20 मई तक मात्र 3,918 मौतें हुई हैं, जबकि 512 गांव के अंदर, या प्रेस की जो खबर है वो बतला रहा हूं कि 14,480 से ज्यादा वहां पर अर्थियां उठी हैं। तो कहां 3,900 और कहां 14,480 से ऊपर। मैं खुद अपने क्षेत्र में देखता हूं, आए दिन शोक संदेश आते हैं और जिस संख्या से शोक संदेश आ रहे हैं आप भी जानते हैं, ये अभूतपूर्व है। अभी अपने ही एक प्रेस मित्र ने एक गांव में जाकर रिपोर्ट करी कि चोमुका गांव के इस गांव के अंदर जितनी मौतें हो रही हैं उन मौतों को कोई आंकड़ा ही नहीं दे रहा। और फिर एक वीडियो भी वायरल हुआ अभी जिसके अंदर एक सांसद ने एक अधिकारी से पूछा कि भाई आप इस व्यक्ति की आरटीपीसीआर क्यों नहीं करते, इसका कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करते। तो उसने एकदम से जवाब दिया कि साहब केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हमें आदेश मिले हुए कि टेस्ट कम करने हैं। उसी तरह माधोपुर के अंदर भी सीएमएचओ ने क्या बोला कि जो लोग अस्पताल में मर रहे हैं उनका आंकड़ा तो हमारे पास है, जो घर में निजी इलाज करा रहे हैं उनका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। घर में निजी इलाज करा रहे, कोई अपनी मनमर्जी से करा रहे हैं क्या निजी इलाज? आज उनको बेड नहीं मिल रही, उस कारण से घर में इलाज कराना पड़ रहा है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको जो बिल्कुल ही अज्ञान है कि उनको क्या बीमारी है, क्या टेस्ट होना चाहिए, क्या दवाइयां होनी चाहिए, और उसी कारण ये आंकड़े इतने बड़े भरकर आ रहे हैं। अब मैं इसलिए नहीं कहता, मात्र इसलिए नहीं कहता कि कोई कमी निकालनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो हंसी, जो खिलखिलाती हुई हंसी होती है ना, वो सबका मन हर लेती है। आज गांव गांव से वो खिलखिलाती हुई हंसी खत्म हो गई है, भय का साया हो गया है। तो आप जो ये सारी की सारी रिपोर्टें लिख रहे हैं, आप जो ये सारी तस्वीरें भेज रहे हैं, किस तरह से भरतपुर में एम्बुलेंस भी नहीं मिली वापस ले जाने के लिए, इसके लिए भी केंद्र जिम्मेदार है। और जो आंकड़े, जो टेस्ट आपको करने, सारी की सारी रिपोर्टें, सारी रिपोर्टें आपकी हैं। और आप और हम मिलकर अगर सरकार को नहीं जगाएंगे तो फिर कौन जगाएगा? ये हमारी जिम्मेदारी है, आप और हमारी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। जब 1 साल पहले वेंटिलेटर पहुंचाए गए तो वेंटिलेटर की ट्रेनिंग भी नहीं हुई, उनको अनबॉक्स भी नहीं करा गया, बॉक्स में पड़े रहे। और मैं तो खुद अपना कोटपुतली बीडीएम अस्पताल का उदाहरण देकर बोलता हूं कि 170, और वो भी अखबार में रिपोर्ट आई, 170 वेंटिलेटर बक्से में बंद थे, उनको खोला नहीं गया। जब अखबार ने, जनता ने हल्ला मचाया, उसके बाद उनमें से कुछ एक निकाले गए और फिर कहा गया साहब ट्रेनिंग नहीं हुई। अब ट्रेनिंग भी केंद्र सरकार करवाएगी क्या 1 साल बाद आकर? ये तो जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी जब तक नहीं निभाएंगे, जब तक कैसे काम चलेगा? आपने आदेश दे दी साहब टेस्ट कम कर दो। ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार को सिर्फ एक ही टेस्ट की चिंता है, वो है एमएलए का लॉयल्टी टेस्ट। विधानसभा के अंदर एमएलए का लॉयल्टी टेस्ट पूरा होना चाहिए, उसके अलावा कोई टेस्ट की जरूरत नहीं। छवि अच्छी दिखनी चाहिए, आंकड़े कम कर दो। इतनी समझ नहीं है कि ये जो बीमारी है, ये अगर सही समय पर पकड़ आ जाए तो फिर जानलेवा नहीं होती। आप और हम इसको अच्छी तरह जानते हैं और कहते हैं, जनता से जब बात करते हैं कहते हैं कि इसमें भय की कोई जरूरत नहीं है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सतर्क रहिए ताकि पहला लक्षण आते ही, आपने जितने भी विशेषज्ञों को सुना होगा उन सब ने यही कहा कि पहला लक्षण किस दिन आता है उस दिन जरूर याद करिए, क्योंकि उससे लेकर 6 दिन तक ये बीमारी अलग चलती है और 7वें दिन से आगे ये बीमारी अलग चलती है। और पहले 6 दिन के अंदर अगर आप सतर्क रहे
साधारण सा इलाज आपने ले लिया तो ये बीमारी वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार कहती है कि टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, ताकि छवि अच्छी रहे, आंकड़ा अच्छा रहे। एक ही टेस्ट में जय जयकार हो, वो है एमएलए का लॉयल्टी टेस्ट। कहते हैं ना, जो एक कहावत है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वैसे ही राजस्थान के अंदर है, न रहेगा टेस्ट न रहेंगे केस। राजस्थान सरकार को ऐसे भी लगता है जैसे केस से घबराहट है। पुराने दलितों का केस, महिला उत्पीड़न केस तो लगातार पहले 2 साल चले ही। पहले 2 साल अगर जनता मारी गई तो महिला उत्पीड़न दलितों के केस पे मारी गई, और जब उससे कहीं छुटकारा मिला तो फिर कोरोना का, और उसमें भी केस नहीं बनना चाहिए, तो टेस्ट ही ना करा। चिरंजीवी योजना का इतना बैंड बजाया गया, ढोल बजाया गया, ढिंढोरा पीटा गया, और उस चिरंजीवी योजना के को लाने के लिए आयुष्मान भारत योजना को कचरे की पेटी में डाल दिया गया। अगर आयुष्मान भारत योजना चल रही होती तो सरल तरीके से, बिल्कुल स्मूथ तरीके से अभी तक बहुत सारे जो गरीब मरीज हैं उनको इलाज मिल जाता। लेकिन चिरंजीवी योजना, आप सारे पत्रकार हैं, आप सारे समझदार हैं, आपके पूरे राजस्थान के अंदर ब्यूरो हैं, आप राजस्थान के एक एक शहर के अंदर आप पता लगा लीजिए कितने अस्पताल हैं जो चिरंजीवी योजना के साथ जुड़े हुए हैं। पता लगा लिए, आप खुद पता लगा लिए, और आपके पता लगाने से अखबारों में लगातार रिपोर्टें आ रही हैं कि जो निजी अस्पताल हैं वो चिरंजीवी योजना के ऊपर मुफ्त इलाज नहीं दे रहे। अगर चिरंजीवी योजना की वेबसाइट के ऊपर भी हम जाएं तो मात्र 340 अस्पताल हैं पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, ऑफिशियल आंकड़ा कि पूरे राजस्थान के अंदर मात्र 340 अस्पताल है। तो कैसे एक व्यक्ति जाएगा और वहां पर अपना इलाज कराएगा? और वो बात तो हमने करी थी कि जिस तरह से वेंटिलेटर के ऊपर ट्रेनिंग नहीं हुई, फिर भरतपुर और इन जगह मामला आया कि साहब आपने अलवर के अंदर कि आपने निजी अस्पताल को दे दिया, और जब एकदम हल्ला हुआ तो आपने आनन फानन में एक अनुमति निकाली कि साहब हम किराए पे दे रहे हैं, और किराए कितना, मात्र 2000 या 3000 रुपए किराया, और प्रत्येक निजी अस्पताल के अंदर बेड के लिए 30 से 50 हजार रुपए प्रतिदिन लगते हैं। एक साल था पहली कोरोना लहर से लेकर दूसरी कोरोना लहर तक 1 साल का समय था राजस्थान सरकार के पास उन वेंटिलेटर्स के ऊपर ट्रेनिंग करवाने का, और गांव गांव तक जो अस्पताल है वहां पर ये भिजवाने का। मैंने एक वीडियो पहले चलाया था, लेकिन आज मैं आप सब पत्रकारों के साथ बात कर रहा हूं तो मैं आपको आंकड़ा देता हूं कि 2020-21 के अंदर, उससे पहले बता दो 2019 और 20 के अंदर, 2019-20 के अंदर राजस्थान सरकार को खर्च करने के लिए पैसे दिए थे तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए, और 20-21 के अंदर राजस्थान सरकार के पास पैसे थे 90,000 करोड़ रुपए। ये राजस्थान सरकार का बजट था। एक साल के अंदर 70,000 करोड़ रुपए और दूसरे साल के अंदर 90,000 करोड़ रुपए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब जीएसटी पूरा नहीं आ पाया था तो केंद्र सरकार ने इनको एडवांस में लोन दिलवाए थे, और ये सरकार का पैसा था। तो पहली कोरोना लहर जो मार्च 2020 में शुरू हुई और अप्रैल 2021 तक राजस्थान सरकार के पास 1,58,000 करोड़ रुपए थे। 1,58,000 करोड़ रुपए में से कितने पैसे खर्च करे इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने पे, वेंटिलेटर पे, आईसीयू बेड बढ़ाने में। जो गांव गांव के अंदर, आज गांव के अंदर स्थिति मुश्किल होती जा रही है। आप ये भी जानते हैं कि किस तरह से जो ब्लैक फंगस इंफेक्शन फैल रहा है, ये ब्लैक फंगस इंफेक्शन एक सेकेंडरी डिजीज है, और ये सेकेंडरी डिजीज इसी कारण से हो रही है कि साफ सफाई नहीं करी जा रही। आरयूएचएस के अंदर मेरे पास ये आंकड़ा है कि
140 से कुछ वहां पे डेथ हुई। मात्र 20 दिन के अंदर 440 से ऊपर मौतें, और ज्यादातर जो मौतें हुई वो इन्फेक्शन के कारण। अब यही तो काम है। राजस्थान सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी जिम्मेदारी क्या है? यही व्यवस्था करना तो जिम्मेदारी है कि ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल हो। बहुत से उदाहरण हैं दूसरे राज्यों के जहां ऑक्सीजन का भाई बिल्कुल सही इस्तेमाल करा गया, लेकिन राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को फुर्सत नहीं है। आप जानते हैं उनकी तस्वीरें। तो पूरी तरह से आज राजस्थान के जो गांव हैं वो भगवान भरोसे हो रखे। सरकार ने अपना हाथ खड़ा कर दिया और ये मुख्यमंत्री साहब का ये विचार है। मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि कितना भी बंदोबस्त कर लो नहीं हो सकता। उनका एक वीडियो भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी सरकार भी लग जाए तो भी 7 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंच सकते। जब इस तरह के बयान आएंगे तो फिर राजस्थान के लोगों की हिम्मत कैसे बंधेगी? स्वास्थ्य मंत्रालय ठीक काम कैसे करेगा? सभी विभाग एक ही दिशा में काम करने कैसे करेंगे? मैं खुद जानता हूं क्योंकि लोगों के फोन आते थे और हम रेमडेसिविर इंजेक्शन हो गया या फिर कोई दूसरा इंजेक्शन हुआ उसके अंदर मदद पहुंचाने के लिए फोन करते थे। और आपको भी पता होगा कि शुरू के अंदर इनकी कमेटी बार बार चेंज होती थी। ये कमेटी बनाते थे फिर कमेटी चेंज करते थे। कई बार कमेटी चेंज हुई तब जाके एक बाद में जाके स्थिर हुई। तो परिस्थिति अभी ऐसी है जिसके अंदर केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर 3 बार मुख्यमंत्रियों को आगाह करा कि आप सतर्क हो जाइए, ये महामारी आने वाली है। 3 बार सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक 3 बार बैठकें हुई मुख्यमंत्री के साथ और उन्हें आगाह करा गया कि आप सतर्क हो जाइए। जनवरी 5 तारीख 2021 को पूरे देश के अंदर सभी राज्यों को पीएम केयर फंड से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए कि आप ऑक्सीजन प्लांट लगा लीजिए। आमतौर से कोई नकल भी कर ले तो भी समझ में आ जाता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस समय ये नकल भी नहीं करी कि केंद्र सरकार जनवरी 2021 में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए क्यों बोल रहा है। उसमें से 4 प्लांट राजस्थान में लगने थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज की तारीख तक 19 ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट राजस्थान को सैंक्शन हो गए हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने पहली कोरोना लहर से लेकर दूसरी कोरोना लहर तक एक भी ऑक्सीजन प्लांट अपना खुद का नहीं लगाया। और तो और जब ऑक्सीजन मिलनी शुरू हुई तो हल्ला ये मचाते रहे कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो टैंकर होते हैं वो राजस्थान सरकार के पास नहीं थे। अभी हालात जो केसेस है उसमें कमी आई है, लेकिन वो कमी तब जाकर आई है जब आप सब ने जागरूकता करी कि ये लॉकडाउन लगाना अनिवार्य है और लॉकडाउन का उल्लंघन
कहां कहां हो रहा था, अलग अलग मंत्रियों की, पार्टी से जुड़े लोगों की जो शादियां हो रही थी, खुल के उसका लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था। ये लॉकडाउन हुआ है, उस कारण से नंबर थोड़े कम हुए, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। और उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बिल्कुल सही तरह दिए जाए। अब मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के आंकड़े हैं। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको ताकि आप सब समझें। जैसा आंकड़ा होगा वैसे ही मदद मिलेगी। राजस्थान सरकार कहती है कि म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस बोलते हैं आमतौर से, म्यूकोरमाइकोसिस के 700 केस है राजस्थान में। तो इनको एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का 1780 इनको डोजेस मिली, 1780 एम्फोटेरिसिन बी की 1780। और वहीं, क्योंकि ये बार बार भेदभाव की बात करते हैं, वहीं पर यहां देखिए, यह है उत्तर प्रदेश। विमल जी दिखाई दे रहा है क्या? विमल जी का तो माइक ऑफ है। नहीं, थोड़ा सेंटर में करें, सेंटर में, थोड़ा सेंटर में करें एक बार तो थोड़ा दिखाई देगा। हाँ हाँ बिल्कुल दिख गया, दिख गया। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर है 112 केसेस, 112 केस है, तो उनको इंजेक्शन मिले मात्र 380। ये पूरे के पूरे देश की लिस्ट है। जैसा आंकड़ा बताएंगे वैसे वैसे इंजेक्शन मिल रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये सारे इंजेक्शन ऐसे थे, आपसे आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि हम बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं। हम डिटेल में इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आप सब समझदार हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसके बाद आप देखिए आपको किस तरह। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।